नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम समय समय पर आते हैं और खेती किसानी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, इसी कड़ी में आज हम आप तक जानकारी लेके आए हैं गेहूं की फसल के बारे में। जैसा कि हमारे बहुत से किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, गेहूं की फसल में मुख्य व्याधियां कौन सी हैं, मुख्य कीट कौन से हैं और अभी कौन कौन से समसामयिक कार्य किसान कर सकते हैं जिससे कि गेहूं की फसल में अधिक से अधिक लाभ किसान भाई हमारे ले सकें। इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से डॉक्टर के मिश्रा सर से। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि गेहूं में मुख्य रूप से क्या इधर मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में मुख्य क्या रोग और व्याधि की समस्या गेहूं में देखी जाती है या किसान भाई उसको हम लोगों के पास विशेषज्ञों के पास ले आते हैं। तो इन्हीं विषयों पे थोड़ा सा उसको थोड़ा विस्तार से समझा जाए कि जिससे कि किसान भाई तत्काल उससे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि ये क्या खेत में आ गया। अभी कुछ किसान मुख्य रूप से जो ले आ रहे हैं समस्या, उसमें ये देखा जा रहा है कि पहली सिंचाई के बाद लगभग 30 दिन के अंदर की फसल है जिन किसानों के यहाँ, उनके यहाँ जड़ में इस तरह से एक हम लोग अपनी भाषा में उसको रेजेक्टोनिया बोलते हैं, तो इस तरह का ये फफूंद लगा हुआ है और ये पैचेज में आता है जिसको चंदा चंदा किसान बोलते हैं कि चंदके में है। तो ये पूरे खेत में एक साथ नहीं लगता, चंदके में दिखता है। तो इसके लिए ये किसान भाई बिल्कुल परेशान ना हो, ये पूरे खेत में एक साथ नहीं होता है, केवल पैचेज में होगा। इसके इस समस्या का भी समाधान है। कैसे करेंगे? पहली सिंचाई के बाद जैसे ही खेत में चलने की स्थिति हो जाए तो उसमें जो हैंड हो या कुल्पा चलाने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें कुल्पा चला दें। कुल्पा चलाने से क्या होगा कि उसमें जो हवा का संचार अच्छा हो जाएगा, तो जो जड़ें पौधों की फफूंद की वजह से सड़ गई हैं, वो जड़ें उससे साइड से पौधा जड़ें निकालेगा और उसमें उस पौधे में फिर आगे पत्तियां जो निकलेंगी वो हरी भरी हो जाएंगी, उसमें टिलर्स भी या शाखाएं भी निकलेंगी। तो और उसके बाद जब डोरा कुल्पा वहाँ चला दें, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया ये है कि उसमें केवल संक्रमित भाग में, पूरे एरिया में नहीं, केवल संक्रमित भाग में कार्बेंडाजिम दवा 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी इस अनुपात में घोल बना के, ड्रेंचिंग उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब स्प्रे नहीं करना है स्प्रेयर से, आप बाल्टी में ही घोल बना लें और जग से इस तरह से करें कि तने का थोड़ा भाग भीगते हुए मिट्टी में दवा जाए, लगभग ऊपर की 1 इंच मिट्टी भीग जाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी फफूंद है वो मिट्टी में जो भी फफूंद है, रोग कारक है, वो किल हो जाएगा और पौधे में पूरी तरह से जो कल्ला निकलने की प्रक्रिया है, जो टिलरिंग की प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी और पौधा रोग से बच जाएगा। एक तो ये समस्या लेके आ रहे हैं किसान भाई। दूसरी समस्या अभी कुछ दिन में जैसे ही ठंड थोड़ी सी कम होगी तो कहीं कहीं दिखती है कि पत्तियों पे जो आ जाते हैं, इसको हम लोग स्पॉट बोलते हैं, धब्बे। तो उसमें लंबवत गोल अंडाकार कई तरह के उसमें धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पे। तो ये भी समस्या किसान भाई कभी कभी लेके आते हैं। इसके लिए भी परेशान ना हो। इसके लिए यदि इस तरह की कोई समस्या दिख रही है तो एक छिड़काव यदि वो प्रोपिकोनाजोल का कर देंगे, अभी नहीं, ये फरवरी में, तो ये मात्रा 1 ml दवा 1 लीटर पानी इस अनुपात में घोल बना के छिड़काव कर देंगे तो एक छिड़काव से ये 100% समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद दूसरी जो इस क्षेत्र की समस्या, मुख्य समस्या है, वो है ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट की, जो काला गेरुआ और भूरा गेरुआ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पहले आता था। लेकिन ये किसानों के लिए को जान के हर्ष होगा कि विगत 4-5 दशक से कहीं भी काला गेरुआ या भूरे गेरुआ का एपिडेमिक फार्म में या महामारी के रूप में इस रोग का प्रकोप गेहूं पे नहीं हुआ। इसकी मुख्य वजह है कि रोगरोधी प्रजातियों का विकास। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसान भाइयों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि केवल यदि वो नवीनतम रोगरोधी प्रजाति का चयन करेंगे तो ये जो काला गेरुआ और भूरा गेरुआ है, इसकी पूरी समस्या एक वैरायटी के सिलेक्शन मात्र से ये ठीक हो जाती है। तो किसान भाइयों को सलाह है
कि जो भी क्षेत्र के लिए अनुशंसित प्रजातियां हैं, नवीनतम प्रजातियां हैं, उनका चयन करें, तो उनको एक भी पैसे का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितनी प्रजातियां नवीनतम विकसित की गई हैं गेहूं अनुसंधान केंद्रों के द्वारा, चाहे हमारे इस रिसर्च स्टेशन से, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के दूसरे भी रिसर्च स्टेशन से, या जो गेहूं के अन्य रिसर्च स्टेशन है वहाँ से, तो ये सब सारी प्रजातियां गेहूं के जो गेरुआ या रतुआ होता है, उसको दो तरह के ब्लैक और ब्राउन, काला गेरुआ और भूरा गेरुआ, ये दोनों के लिए रोगरोधी प्रजातियां इस समय उपलब्ध हैं। उसमें बिल्कुल रोग उत्पन्न ही नहीं होता, तो किसानों को उस पर कुछ भी छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। तो सलाह ये है कि अनुशंसित और नवीनतम प्रजातियों का चयन करें, बिल्कुल ये समस्या नहीं आएगी। और किसान भाई ऐसा कर भी रहे हैं, और उसका जो आप समझेंगे कि कैसे ये प्रमाणित हो, तो उसका प्रमाण ये है कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो है अपने क्षेत्र का, पूरे मध्य प्रदेश का, वो 30% से अधिक है। मतलब किसान भाई इतने जागरूक हैं कि लगभग हर 3 साल में वो अपनी प्रजातियां चेंज कर लेते हैं, तो उनके खेतों पे नवीनतम प्रजातियां आच्छादित हैं। उसका परिणाम ये निकल रहा है कि ब्लैक जो रस्ट है, गेरुआ है, और ब्राउन या भूरा गेरुआ है, बिल्कुल ये गेहूं पे विगत 4 दशक से महामारी के रूप में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका इनाकुलम या इसके रोग के कीटाणु हवा में मौजूद रहते हैं सीजन में। और हम लोग जब सर्वे पे जाते हैं, तो जो ऐसी प्रजातियां जो कि रोग के लिए रोगरोधी नहीं हैं, ससेप्टिबल हैं रोग के लिए, ऐसे ससेप्टिबल प्रजातियों में रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो रोगरोधी प्रजातियां हैं उनमें बिल्कुल ये रोग उत्पन्न नहीं होता। तो ये सामान्य सलाह है कि किसान भाई उसमें नवीनतम प्रजातियों का ही चयन करें। तो दूसरा एक और जो किसान भाई अभी समस्या लेके आ रहे हैं, ज़्यादातर किसानों के यहाँ नहीं है, बहुत ही कम किसानों के यहाँ है, तो वो ये कहते हैं कि एक पत्ती पे काला काला, लंबवत पत्ती पे काला काला चूर्ण बन जाता है, तो उसको हम लोग फ्लैग स्मट डिजीज बोलते हैं। तो उसके लिए भी छिड़काव के लिए किसान भाई जाने लगते हैं। तो सलाह ये है, बिल्कुल ऐसी समस्या दिखे खेत में तो ये तात्कालिक इसका जो कोई छिड़काव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसका उनको पिछले साल पता है, या उनके एरिया में ये चीज़ है, या वो लोकल बीज बो रहे हैं, तो जिस भी दशा में वो हैं, उनको करना क्या है, उनको बीज का बीज उपचार अति आवश्यक है। बीज का बीज उपचार यदि कर लेते हैं तो ये समस्या अपने आप, केवल उपचार मात्र से, बहुत ही सस्ता बीज उपचार है। 1 हेक्टेयर के बीज के लिए 100 रुपये से कम में बीज उपचार हो जाएगा। यदि बीज उपचार कर लेते हैं तो फ्लैग स्मट की भी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ये परिलक्षित नहीं होगी। तो ये अभी इस स्टेज में किसान भाइयों को रोग व्याधि के संदर्भ में हमारा थोड़ा सा सुझाव था। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। किसान भाइयों, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बहुत से किसान भाई गन्ने की खेती भी कर रहे हैं। गन्ने की खेती में कौन कौन से समसामयिक कार्य अभी किसान लोग कर सकते हैं जिससे कि उनमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा के वैज्ञानिक डॉक्टर AK चटर्जी से। किसान भाइयों, आप सभी का मुख्य गन्ना अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा जिला नर्मदापुरम में स्वागत है। हम यहाँ पे अखिल भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित जो प्रयोग होते हैं उसके फील्ड में यहाँ खड़े हुए हैं। मैं पहले चर्चा, क्योंकि मैं ब्रीडर हूँ, तो वैराइटीज़ से, क्योंकि कहीं भी फसल की यदि सफल उत्पादन है तो वो जातियों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जहाँ तक प्रश्न है जातियों का, गन्ने में हमारे पास पूरे रेंज जैसा किसान भाई चाहते हैं वो सब तरीके की वैराइटीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। और मैं आपको ज़्यादा सारे वैराइटीज़ के विस्तार में नहीं बताता हूँ। जो 2, 4, 6 प्रमुख वैराइटीज़ जो हमारी अभी जातियाँ चल रही हैं, किसान भाई ले रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, जो जातियों का पकाव के अवधि के आधार पर बांटा गया है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में 2 पकाव वर्ग की जातियाँ प्रचलित हैं। एक मध्यम देर से पकने वाली जो 10 से 12 माह में पक के तैयार होती हैं, और दूसरा जो है देर से पकने वाली जो 12 से 14 माह में पकती हैं। वैसे मध्यम देर से पकने वाली जातियों का प्रचलन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। इसमें जो मुख्य ज़िला जहाँ पे गन्ना फैक्ट्री संख्या में ज़्यादा है वो है नरसिंहपुर ज़िला, और वहाँ बहुत अच्छे से लोग हमारे किसान भाई अच्छी खेती कर रहे हैं, और इन जातियों को वहाँ पे भी प्रचारित किया गया है, और सभी प्रचलित जातियाँ जो हैं वहाँ अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं। प्रथम मैं चर्चा करता हूँ पकाव अवधि का। जैसे मैंने आपसे बात की, 2 वर्ग मैंने आपको बता दिया है। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, जो शीघ्र पकने वाली जातियाँ हैं वो हमारे पास 3 प्रमुख हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। कोसी 671 पुरानी जाति है, मगर ये हमारी मानक जातियों में आती है। शक्कर के मामले में और गुड़ बनाने के मामले में भी ये बहुत उम्दा वैरायटी है, और साथ ही गुड़ बनाने के लिए भी ये बहुत उपयुक्त जाति है। 12 से 13% इसमें रिकवरी मिलती है। शक्कर की मात्रा भी इसमें अच्छी प्रोडक्शन होती है, और साथ ही इसकी जड़ी भी उत्तम है। दूसरी वैरायटी है हमारी को 9408, वो भी मानक जाति है। ये ICAR कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई है। इसका प्रचलन भी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये बहुत अच्छी उम्दा वैरायटी है, और ये भी 12 से 1400 क्विंटल एवरेज यील्ड देती है, उपज देती है, और शक्कर के मामले में भी ये अति उत्तम है, और गुड़ के लिए भी ये बड़ी उपयुक्त जाती है। तीसरी जो है जल्दी पकने वाली जातियों में वो है हमारी पुरानी वैरायटी है को GN 86-141। मैं पहले भी मेरे वार्तालाप में इस वैरायटी के बारे में बता चुका हूँ। अभी भी शक्कर के मामले में और रोग प्रतिरोधकता के मामले में इससे अच्छी वैरायटी अभी तक है नहीं। आप लोगों को ध्यान हो, को 0238 वैरायटी एक ईजाद की गई थी, वो हमारे जोन के लिए नहीं है। किसान भाई उसको लगा रहे हैं, जो रोग ग्रसित हो चुकी है। वो बताते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में उस वैरायटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद अब रोग ग्रसित हो जाने के कारण उसका प्रचलन कम हो रहा है। शक्कर के मामले में उसने जो उत्तर प्रदेश में 10 से 11-12% तक रिकवरी दी है। उसी के टक्कर की ये वैरायटी है, मगर ये रोग प्रतिरोधक है। लाल सड़न और उकटा दोनों रोग के लिए ये वो है। साथ ही जो प्रमुख बीमारी एक और है जो अपने मध्य प्रदेश में ज़्यादा आती है, जिसको अपन स्मट कहते हैं, वो भी जाति जो मैं बता रहा हूँ आपसे 41, ये उसके लिए प्रतिरोधक है।
तो इस जाति को हमको बढ़ाना है। इससे उभय पक्षीय फ़ायदा है, क्योंकि देखिए कोई भी जाति जो है दो तरीके से जो उत्पादक करता है उसको और फैक्ट्री में भेजता है या गुड़ बनाता है, दोनों पक्ष को फ़ायदा होना चाहिए। उसी को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने इस वैरायटी को यहाँ ईजाद की है। भले ये पुरानी वैरायटी हो मगर आज भी इसका मुकाबला नहीं है। शक्कर के मामले में, उपज के मामले में अति उत्तम है। और सबसे बड़ी जो आज की डेट में विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और प्रतिरोधक क्षमता दूसरी जातियों में नहीं है, उसमें हमको ये सबसे अच्छी वैरायटी उपज के आई है। अब मैं आपको संक्षिप्त में कुछ जो मध्यम देर से पकने वाली जातियां हैं, मध्यम देर से देर मान लीजिए आप 12 माह में पक के तैयार हो जाती हैं। आप यदि इसको 12 से 14 माह तक भी ले जाते हैं तो इसमें शक्कर की मात्रा गिरती नहीं है। मैं उन्हीं वैरायटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा चर्चा करूँगा। जो पहली वैरायटी है हमारे यहाँ की प्रचलित, बहुत पुरानी हो गई है मगर वो हमारी मानक वैरायटी में आती है, को 86-032। ये हमारे किसान भाइयों को बहुत ही पसंदीदा जातियों में है और इसका एरिया भी काफ़ी है। और पर्टिकुलरली जो हमारे नरसिंहपुर क्षेत्र में इसका भी क्षेत्र काफ़ी है। और ये वैरायटी अब ज़रूर इसमें थोड़ी कुछ समस्याएं नज़र आ रही हैं, मगर यदि आप शुद्ध बीज का प्रयोग करेंगे तो ये परेशानियां कुछ आएंगी नहीं। ये हाई शुगर वाली है, मतलब अच्छे शक्कर की मात्रा है इसमें, गुड़ के लिए भी उपयुक्त है। उपज के मामले में भी 1200 से 1400 क्विंटल रुपए दे रही है। मध्यम देर से पकने वाली जाती है। बस ये है कि आपको इस जाति को यदि वो करना है तो शुद्ध बीज का प्रयोग करें, तो जो अभी प्रचलन में बीमारियां दिख रही हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो उसका आप थोड़ा ध्यान रख के करेंगे तो मुझे लगता नहीं है आपको इस वैरायटी से कोई परेशानी आएगी। गुड़ बनाने के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी है। जो किसान भाई हमारे गुड़ का उत्पादन करते हैं उनके लिए भी ये उपयुक्त वैरायटी है। फिर मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास दूसरी एक वैरायटी अभी इसी साल रिलीज़ हुई है, को 11-015। ये उपज में भी उत्तम है, 1200 से 1300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये उपज देती है। शक्कर की मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी है। सुक्रोज परसेंट 22 से 24 है इसमें। और ये वैरायटी जो है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कोयम्बटूर में संस्थान है उसके द्वारा ईजाद की गई है और अपने मध्य प्रदेश में भी इसी साल इसको अनुशंसित की गई है। बहुत उम्दा वैरायटी है, मगर उपज के मामले में ये हमारे जो दूसरे प्रचलित जातियों से ये थोड़ा 19-20 कम है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई अंतर है नहीं। 1200-1300 क्विंटल लगभग ये भी दे रही है उपज। और साथ ही ये अभी तक इसमें भी कोई भी रोग नज़र नहीं आए हैं और रोग और कीट प्रतिरोधक ये जाति भी है। फिर आती है हमारे यहाँ से जो पुरानी एक जाति हमने यहाँ विकसित की थी, को JN 86-600। बहुत ज़्यादा उम्दा एरिया में ये फैला हुआ है, मध्यम देर से पकने वाली है और बहुत ही उम्दा जातियों में आती है ये। और ये जो है हमारे अखिल भारतीय अनुसंधान परिषद में जो दूसरे सेंटर्स पे भी, केंद्रों में भी इसका परीक्षण हुआ है, ये दूसरे नंबर पे आई थी। आज भी किसान भाई इसको बहुत पसंद करते हैं। 1400 क्विंटल, और यदि आपने अच्छे से उत्पादन तकनीकी का प्रयोग किया हो तो ये 1400 को पार करके जाती है। इसकी उपज की क्षमता बहुत अच्छी है। शक्कर की मात्रा भी इसमें बहुत उम्दा है। 22 से 23% सुक्रोज इसमें उपलब्ध है। रिकवरी भी इसकी सब 11-12% का औसतन आता ही है। फिर मैं बता दूं एक वैरायटी जो हमारी अभी पिछले सालों में 16-17 में रिलीज़ हुई है, ये इस वैरायटी ने तो हर जगह तहलका मचा रखा है। मैं आपको ये बता दूं, अभी मध्यम देर से पकने वाली मध्य प्रदेश के लिए ये जो जाति है, अभी ये एक बेमिसाल वैरायटी है जो हमारे किसान भाइयों को दी गई है। और मैं ये भी बता दूं, ये जाति ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, कुछ हमारे किसान भाई महाराष्ट्र से आए, उनका बीज ले गए, इस वैरायटी का बीज ले गए हैं। साथ ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ मेरठ में गया हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते जो वहाँ पे भी इसका कितना उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी आप सोचना भी वहाँ है। यदि आपके पास उत्तम व्यवस्थाएं हैं
तकनीकी का अपना के करते हैं। तो आज की डेट में ये सबसे टॉप वैरायटी है। मैं आपको थोड़ा इसका एक सैंपल दिखाता हूँ। ये हमारी जो है बहुत ठोस गन्ना है, इसका आँखें बहुत उम्दा उसमें दी हुई है। साथ ही उपज ये 1400 प्लस में है, 1600-1400 ऊपर जाती है। और शक्कर की मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी है, 12 से 13% की रिकवरी इसमें आ रही है। इसको ले रहे हैं और सिर्फ प्रदेश में नहीं, ये बाहरी प्रदेशों में भी ये, भले उत्तर प्रदेश के लिए ये अनुशंसित नहीं है, मगर कुछ किसान भाई ने इनको देखा और उनको पसंद आया और वो लेके गए हैं यहाँ से। उनके यहाँ पे भी ये बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रही है। किसान भाइयों, खबरें खेती की का समय है। अब देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किसानों को मिलेगा 2 करोड़ तक लोन। दलहनी फसल चना में उकटा रोग से बचाव। मसूर बुवाई रोगों से बचाव कर पाए भरपूर उपज। गोबर खाद तैयार करने की वैज्ञानिक विधि और हैप्पी सीडर से उपयोग से किसान हैप्पी। और अब खबरें विस्तार से। किसानों को मिलेगा 2 करोड़ तक लोन। बिना गारंटी के मिलेगा। एग्रीकल्चर टेक कंपनी ओरिगो कमोडिटीज और फिनटेक कंपनी विवृत्ति कैपिटल के बीच हुए समझौते के मुताबिक अब किसानों को लोन की सुविधा दी जाएगी। दोनों कंपनियों के आपस में समझौते के बाद ये किसानों के फायदे के लिए कदम उठाने की योजनाओं पर कार्य तेजी से किया जा रहा है। समझौते के अनुसार किसान उत्पादक संगठनों को बिना किसी गारंटी के लगभग 2 करोड़ रुपए तक की लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कंपनियों ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि साल 2023 के मार्च तक करीब 100 करोड़ रुपए तक का लोन देने का लक्ष्य तय किया गया है। इन कंपनियों का ये भी कहना है कि किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित कार्य करने के लिए सालाना 16 से 17% ब्याज पर लोन की सुविधा दी जाएगी और साथ ही कृषि उपज की क्वालिटी भी अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। लोन की राशि के लिए कृषि उत्पादकों और बैंकों के बीच एक सुरक्षित ई मंडी कैश प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसानों को लोन लेने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि ये दोनों ही कंपनियां पहले से किसानों के हित के लिए कार्य करती आ रही है। किसान भाइयों, दलहनी फसल चना में फफूंद के कारण होने वाले म्लानी रोग लगता है, जिसे उकटा रोग भी कहते हैं। उकटा रोग से किसानों को काफी नुकसान भी होता है। शुरुआती अवस्था में रोग लगने के कारण 70 से 80% की क्षति हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बुवाई के समय से ही ध्यान देने की जरूरत होती है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि ये रोग मृदा जनित है, इसलिए जब भी वो बुवाई करे बीज को उपचारित जरूर करे। दुनिया भर में मसूर उत्पादन के लिए हमारे देश को दूसरा स्थान प्राप्त है। प्रमुख दलहनी फसलों में से एक मसूर की बढ़िया पैदावार प्राप्त करने के लिए सही मात्रा में खाद देना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए रासायनिक उर्वरक के तौर पर 40 किलोग्राम फास्फोरस, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर का प्रति हेक्टेयर छिड़काव बीज बुवाई के समय करें। असिंचित क्षेत्र में उर्वरक की 50% मात्रा का छिड़काव बुआई के समय करें। इसके अलावा किसान भाई जानते हैं कि मसूर के बीज कम नमी में भी अंकुरित हो सकते हैं। ऐसे में पौधों की बढ़िया वृद्धि के लिए 1 या 2 सिंचाई पर्याप्त मानी जाती है। किसान सिंचाई के लिए स्प्रिंकल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के समय खेत में पानी जमा ना होने दें। इस तरह मसूर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान खुरपी से गुड़ाई करे। गोबर खाद तैयार करने की वैज्ञानिक विधि। इसी तरह जैविक खाद रासायनिक से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के अलावा भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को भी बनाए रखती है। जैविक खेती विधि द्वारा उगाया गया अनाज उच्च गुणवत्ता का होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है। जैविक खेती में गोबर खाद बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होता है। गोबर खाद तैयार करने की वैज्ञानिक विधि गड्ढा विधि है।
ये विधि CN आचार विधि भी कहलाती है। इस विधि में एक निर्धारित आकार का गड्ढा बनाया जाता है। गड्ढे में पशु के गोबर, उनकी बिछावन और अन्य जैविक कूड़ा कचरा को अच्छी तरह मिलाकर उसके आधे भाग में भरा जाता है। जब गड्ढे का आधा भाग भरते भरते भूतल से लगभग 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर जाता है तो उसे ढेर के रूप में गुंबद नुमा बनाकर मिट्टी और गोबर के गारे से लिपाई कर दिया जाता है। गड्ढे का आधा भाग भर जाने के बाद उसी गड्ढे के शेष आधे भाग की इसी प्रकार भराई करके दूसरा ढेर बनाया जाता है। इस प्रकार एक ही गड्ढे में गोबर और जीवाश्म पदार्थ के 2 ढेर बनते हैं। इस विधि में पहला ढेर बनने के पश्चात दूसरे भाग की भराई की जाती है और इसके भरने तक पहले ढेर की खाद पूर्ण रूप से सड़कर खेत में उपयोग हेतु तैयार हो जाती है और इसके उपयोग के बाद पुनः इस भाग की भराई की जाती है और इसके भरे जाने के दूसरे ढेर की खाद सड़कर जब तक तैयार हो जाती है। इस प्रकार इस चक्र से एक ही गड्ढे से पूरे वर्ष भर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में उपयोग के लिए प्राप्त हो जाती है। इस विधि से 5 से 6 टन गोबर की खाद प्रति पशु प्रति वर्ष तैयार की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।